नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि लघु परियोजना। तो उत्तराखंड में लघु परियोजना की जो क्षमता है वह 2 से 25 मेगावाट के बीच रखी गई है। तो 2 से 25 मेगावाट की जो योजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको लघु परियोजना की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब लागू हुई। तो उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति लागू होती है 24 जनवरी 2008 में। तो उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब लागू होती है? 24 जनवरी 2008। अगला प्रश्न है कि लघु जल विद्युत परियोजना नीति लागू होती है 31 जनवरी 2015। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि लघु जल विद्युत परियोजना नीति यहाँ पर कब लागू होती है। तो ये होती है 31 जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है कि राज्य में पिरूल नीति कब लागू हुई। तो राज्य में पिरूल नीति लागू होती है अगस्त 2018 में। तो अगस्त 2018 में राज्य में पिरूल नीति लागू होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना होती है 29 अगस्त 2002 में। तो उत्तराखंड बनने के साथ ही 29 अगस्त 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना यह कितने मेगावाट की है। तो ये है 3.5 मेगावाट की। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी 3.5 मेगावाट की यह परियोजना थी। इसका जो डिज़ाइन किया था ये कर्नल वेब ने तैयार किया था और इसका जो नेतृत्व था वो बिलिंघहर्ट नामक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने किया था। 1907 ईस्वी में यह योजना पूर्ण हो गई थी, लेकिन 1909 में इस योजना का विधिवत उद्घाटन किया गया। और ये क्या है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना क्या है? उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है। या मसूरी के पास जो भट्टा फॉल है तो वो उस पर ये बनाई गई थी और इसी योजना के तहत सर्वप्रथम मसूरी में जो लाइट है वो पहुंचाई गई, बिजली पहुंचाई गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह। तो उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है? तो यही ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के तहत बना था और इससे पहले मैसूर में बनाया गया था। और भारत का क्या है? ये दूसरा विद्युत ग्रह था। तो उत्तर भारत का यह पहला विद्युत ग्रह रहता है जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के तहत बनाया गया था। पहला कौन सा है? पहला है मैसूर का। अगला प्रश्न है कि टिहरी परियोजना शुरुआत में कितने मेगावाट की थी। तो टिहरी परियोजना शुरुआत में इसे 600 मेगावाट का रखा गया था। 600 मेगावाट जब रूस से समझौता नहीं हुआ था तो उससे पहले इस परियोजना कितने की थी? ये 600 मेगावाट की थी। और रूस के साथ समझौता होता है 1986 में। और 1986 के बाद रूस के साथ समझौते के बाद इस परियोजना को बढ़ा दिया जाता है और ये कर दी जाती है 2400 मेगावाट। तो 2400 मेगावाट की परियोजना बन जाती है ये टिहरी जल विद्युत परियोजना। लेकिन प्रारंभ में कितनी थी? 600 मेगावाट की यह परियोजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि THDC की स्थापना कब हुई। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1988 को। ये प्रश्न यूके ट्रिपल द्वारा पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो THDC की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1988 को THDC की स्थापना होती है और इसी के द्वारा टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना ये है 1000 मेगावाट और इसका प्रारंभ 30 जुलाई 2006 से प्रारंभ हुआ। टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना ये 1000 मेगावाट की है।
कोटेश्वर बांध परियोजना ये 400 मेगावाट की। तो टिहरी जो बांध परियोजना है उसको 3 प्रमुख फेज़ों में बांटा गया है। तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट प्रारंभ हो गया 30 जुलाई 2006। टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 मेगावाट और कोटेश्वर बांध परियोजना 400 मेगावाट। ये जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये भी भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। यह बांध यह टिहरी डैम से थोड़ा आगे बनाया गया है और यह कितने मेगावाट का है? तो ये 400 मेगावाट का है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की जल धारण क्षमता कितनी है? तो टिहरी बांध की जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर जल। तो 354 करोड़ घन मीटर जल क्या है? टिहरी बांध की जल धारण क्षमता है, इतना जल ये एकत्र कर सकता है। अगला प्रश्न है कि टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। तो टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ 1978 में और जिसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल। तो टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया 1978 और इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल थे। अगला प्रश्न है टिहरी में बांध विरोधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। तो टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई 1979 में और ये डाली थी वीरेंद्र सकलानी द्वारा। तो वीरेंद्र सकलानी द्वारा टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। अगला प्रश्न है कि लखवाड़ परियोजना यह 300 मेगावाट की है और 204 मीटर इसकी ऊंचाई है, को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2008 में। तो लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2008। अगला प्रश्न है कि ब्यासी परियोजना है 120 मेगावाट की, यमुना नदी पर यह स्थित है और इस परियोजना के तहत हाल ही में लोहारी गांव क्या हुआ? अभी जलमग्न हुआ है। तो ब्यासी परियोजना के तहत जो 120 मेगावाट की यह परियोजना है यमुना नदी पर है, देहरादून में स्थित है और लोहारी गांव क्या है? इससे जलमग्न हुआ है या डूबा है। अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध परियोजना। तो पंचेश्वर यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच है, यह काली नदी पर बनाई जा रही है और यह 5040 मेगावाट की यह परियोजना है जिसमें 315 मीटर क्या है? डैम की ऊंचाई है और इसके लिए समझौता 1996 में हुआ। तो भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था पंचेश्वर बांध के लिए 1996 में। अगला प्रश्न है बगोली डैम एवं पांडुली डैम स्थित है। तो बगोली डैम एवं पांडुली डैम कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं चमोली में और चमोली में है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी पर बनाए गए हैं बगोली डैम और पांडुली डैम। तो ये दोनों डैम किस पर बने हैं? ये पिंडर नदी पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भालू बांध कहाँ स्थित है? तो भालू बांध स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में। तो भालू बांध कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL। तो UJVNL की स्थापना होती है 12 फरवरी 2001 में। कब होती है? 12 फरवरी 2001 में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना और इसका जो नामकरण है वो 2 जुलाई 2007 को किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो उज्ज्वल नाम से देहरादून में बनाया गया है। तो इसका मुख्यालय का नाम क्या है? उज्ज्वल नाम रखा गया है जो कि देहरादून में स्थित है और इसको ये नाम मिला 2 जुलाई 2007 में। अगला प्रश्न है कि PTCOL तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना तो ये की जाती है 1 जून 2004 में। तो 1 जून 2004 में पिटकुल की स्थापना की जाती है और 132 kV से ज़्यादा जो बिजली सप्लाई नेटवर्क होता है तो वो तैयार करना इसी का काम है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी देहरादून में है और ये जो इसकी स्थापना की तिथि है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखनी है। 1 जून 2004 में स्थापना होती है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। है कि UPCL की स्थापना। तो UPCL को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। UPCL की स्थापना होती है 2001 में
और मुख्यालय के ऊर्जा भवन का जो नाम है वो विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह के नाम पे रखा गया है। तो मुख्यालय के जो ऊर्जा भवन का नाम किस पर रखा गया है, तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। और इसकी स्थापना यूपीसीएल की स्थापना होती है 2001 में। अगला प्रश्न है कि राज्य में खनन नीति की स्थापना कब की गई। तो राज्य में खनन नीति की स्थापना होती है 4 अप्रैल 2001 को। कब होती है? 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की स्थापना की जाती है, खनन नीति बनाई जाती है, उत्तराखंड में लागू की जाती है। खनन कार्य से संबंधित वन क्षेत्रों की बात करें तो वन क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है और इसकी स्थापना होती है यहाँ 1 अप्रैल 2001 में। तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 2001। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1 अप्रैल 2001 में स्थापना होती है उत्तरांचल वन विकास निगम। और इस जो वन विकास निगम है तो वन क्षेत्रों में जो खनन कार्य किया जाता है तो वो वन विकास निगम द्वारा ही किया जाता है। अगला है राजस्व क्षेत्र। तो राजस्व क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। लेकिन वन क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टिन धातु पाई जाती है। तो मुख्यतः उत्तरांचल में जो टिन धातु है वह पाई जाती है चमोली जिले में। तो चमोली जिले में टिन धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बेराइट्स पाया जाता है। तो बेराइट्स पाया जाता है देहरादून में। ये कहाँ पाया जाता है? देहरादून में मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दिन रक्षाबंधन के दिन कपाट खुलने वाला मंदिर। तो एक दिन के लिए जिसके कपाट खुलते हैं उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है? तो एक दिन के लिए कपाट खुलने वाला मंदिर है वंशी नारायण मंदिर। कौन सा है? वंशी नारायण मंदिर या उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। तो एक दिन रक्षाबंधन के लिए कपाट खुलने वाला मंदिर कौन सा है? वंशी नारायण मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है? ये उर्गम घाटी है चमोली में। तो इसमें उर्गम घाटी में चमोली में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला लोको पायलट। तो उत्तराखंड की पहली महिला लोको पायलट तो ये है अंजलि शाह और ये पौड़ी जिले से हैं। तो अंजलि शाह है उत्तराखंड की पहली महिला लोको पायलट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है कि जनकताल कहाँ स्थित है। तो जनकताल कहाँ स्थित है? जनकताल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनकताल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1 जून 1981 में। 1 जून 1981 में की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और 1987 से ये प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या करता है? अपनी वनों से संबंधित रिपोर्टें जारी करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब बना। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। अगला प्रश्न है कि टी प्रोटेक्शन एक्ट। तो टी प्रोटेक्शन एक्ट ये कब लागू हुआ। तो ये लागू होता है 1976 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है 1986 में। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, टी प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला प्रश्न है उत्तरांचल वन निगम अधिनियम संशोधन यूपी वन निगम अधिनियम 1974 में। तो ये कब संशोधित किया गया? जब हमारा राज्य बना तो जो उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 था तो इसको राज्य के अनुसार क्या किया गया? संशोधित किया गया उत्तरांचल वन निगम अधिनियम के नाम से। और 17 मई 2001 को यह लागू हुआ। तो 17 मई 2001 को यह लागू होता है। अगला प्रश्न है
कि जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देश में जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। और ये कब बना, जनवरी 2020 में जैविक कृषि एक्ट उत्तराखंड में लागू हुआ। तो जनवरी 2020 में उत्तराखंड में जैविक कृषि एक्ट लागू होता है और पहला राज्य रहता है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस कृषि गणना 2015 से 16 में राज्य जोतों का औसत आकार कितना था। तो कृषि गणना 2015-16 में राज्य जोतों का औसत जो आकार था वह कितना है। तो 0.84 हेक्टेयर क्या है, राज्य में जो कृषि जोते हैं ये कृषि भूमि है तो उसके जो जोते हैं उनका आकार है 0.84 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि नई कृषि नीति, तो राज्य में नई कृषि नीति 2011-12 में लागू हुई राज्य में नई कृषि नीति। अगला प्रश्न है कि राज्य में मत्स्य नीति कब लागू हुई। तो राज्य में मत्स्य नीति लागू हुई 2002 में और मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तराखंड ही था। तो देश में प्रथम राज्य है उत्तराखंड जिसने 2002 में अपनी मत्स्य नीति लागू की थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण कब गठित हुआ। तो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण गठित होता है 14 मार्च 2001 में। कब होता है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण, तो 14 मार्च 2001। अगला प्रश्न है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका गठन कब किया जाता है। तो 8 जून 2006 को इसका गठन किया जाता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का। अगला प्रश्न है कि समन्वित डेयरी विकास योजना, तो समन्वित डेयरी विकास योजना ये कब चलाई गई। तो 2002-03 में समन्वित डेयरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया। तो 2002-03 से ये योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम दूध संघ कब बनाए गए। तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ बनाए गए 1949 ईस्वी से और इनका सर्वप्रथम गठन किया गया हल्द्वानी में। तो नैनीताल के हल्द्वानी में प्रथम बार 1949 में दुग्ध संघों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि काठगोदाम रेल स्टेशन में ट्रेन कब पहुंची। तो जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर सर्वप्रथम ट्रेन कब आई थी। तो ये आई थी 24 अप्रैल 1984 में। तो 24 अप्रैल 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन में ट्रेन पहुंची थी और ये लखनऊ से चली थी। तो लखनऊ से काठगोदाम रेल कब चली। तो ये 24 अप्रैल 1884। अगला प्रश्न है कि काठगोदाम बड़ी लाइन टर्मिनल से जुड़ा, जो काठगोदाम है ये बड़ी रेलवे लाइन टर्मिनल से जुड़ा, तो ये जुड़ता है मई 1994 में। तो मई 1994 में काठगोदाम बड़ी रेलवे लाइन टर्मिनल से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार लक्सर जंक्शन से जुड़ा, तो हरिद्वार लक्सर जंक्शन से कब जुड़ता है। तो ये जुड़ता है 1 अप्रैल 1896 में। तो 1 अप्रैल 1896 में हरिद्वार लक्सर रेलवे जंक्शन से जुड़ता है। अगला प्रश्न है देहरादून में रेल सेवा से जुड़ा, तो देहरादून रेल सेवा से कब जुड़ता है। तो ये जुड़ता है 1900 में। हरिद्वार में 1896 में आई रेल और देहरादून में 1900 में देहरादून क्या है रेल सेवा से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि रामनगर रेलवे स्टेशन ये जुड़ा हुआ है। तो रामनगर रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है काशीपुर से, काशीपुर होते हुए, और 1907 में ये रेलवे से जुड़ा। रामनगर क्या है रेल सेवा से जुड़ता है 1907 में और यह काशीपुर से जुड़ा हुआ है, तो काशीपुर होते हुए रामनगर। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस जोन के अधीन आता है। तो गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के, तो ये आता है मुरादाबाद डिवीज़न। तो मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत आता है गढ़वाल का जो क्षेत्र है, तो ये उत्तर रेलवे जोन के अधीन आता है जो मुरादाबाद डिवीज़न के अधीन है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का क्षेत्र ये उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के अधीन आता है जिसका नाम है इज्जत नगर डिवीज़न।
तो इज्जत नगर डिवीजन के अंतर्गत आता है कुमाऊं का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी शुरू हुई। तो हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी का प्रारंभ होता है 2012 में। कब होता है? हरिद्वार से रामनगर, तो ये होता है 2012 में। और उत्तराखंड का आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि नैनीताल के काठ गोदाम सड़क मार्ग से जुड़ा। तो नैनीताल का जो काठ गोदाम क्षेत्र है यह सड़क मार्ग से कब जुड़ता है? तो काठ गोदाम सड़क मार्ग से जुड़ा, ये जुड़ा 1882 में। तो काठ गोदाम सड़क मार्ग से कब जुड़ा? ये 1882 में जुड़ा। तो इसके बाद फिर हिंदी के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आधुनिकीकरण। क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक शब्द। तो एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योन्याश्रित। तो अन्योन्याश्रित क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला प्रश्न है कि चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होगा किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो चांदी का ऐनक लगाना, इसका आशय है किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या का क्या अर्थ है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कवि भूषण क्या है? शिवा बावनी ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किसकी कीर्ति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये कीर्ति है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न है कि भाषाओं का विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसमें संक्रमणकालीन जो अवहट भाषा है वो भी आ जाती है। और उसके बाद क्या आ जाता है? प्रारंभिक कालीन हिंदी, और फिर उसके बाद मध्यकालीन, और अंतिम रूप से आधुनिक कालीन हिंदी। तो ये क्या है? भाषा विकास का सही अनुक्रम है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनको सही क्रम में लगाइए। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अपभ्रंश से ही क्या होता है? हिंदी का जन्म होता है। और हिंदी क्या है? जो संस्कृत है, तो संस्कृत क्या है? हिंदी का मूल स्रोत है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है पुनः धन जन्म। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन जन्म। तो इसमें क्या होगी? इसमें विसर्ग संधि आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? तो चारपाई में चादर बिछा दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है अधिकरण। तो ये पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। अगला प्रश्न है कि पीतांबर, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो पीतांबर में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि पीत धन अंबर, पीला है अंबर जिसका। तो इसमें क्या है? तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो ब्रज भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये है प्रद्युम्न चरित्र। 1354 ईस्वी का यह ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? सुधीर अग्रवाल क्या है? इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। तो ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है उसका नाम है प्रद्युम्न चरित्र, और 1354 ईस्वी का यह लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है?
या किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछता है कि हिंदी भाषा का मूल स्रोत, क्या पूछेगा? अगर मूल स्रोत पूछेगा तब यहाँ पर अपभ्रंश नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पूछेगा कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, तब अपभ्रंश आ जाएगा। अगर मूल स्रोत पूछेगा या आदि स्रोत पूछेगा या मूल उद्गम पूछेगा तब क्या आ जाएगी? तब संस्कृत भाषा आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही ये बोली है बिहारी की। बिहारी क्या है? बिहारी की एक उपभाषा है मगही। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 के दिन क्या है, जो हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसलिए उस दिन से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का जो आयोजन स्थल था ये था न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया 2007 में, और अमेरिका न्यूयॉर्क में किया गया। अगला प्रश्न है कि द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय व्यंजन दिल्ली, इसमें क्या है? जिसमें वर्णों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं और युग्मक भी कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? एक ही चीज़ हैं। तो इस प्रकार के अगर कहीं भी इस प्रकार के वर्ण होते हैं, यानी दो वर्ण जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय या युग्मक व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क, ग, ज, फ क्या है? ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये क्या है? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं और ये आगत व्यंजन हैं जो बाहर दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ क्या है? एक संयुक्त अक्षर है और ये किस वर्णों से बना है? तो यह ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है ज्ञ वर्ण। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो यह ज प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य, अगर वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो तालव्य व्यंजन कौन से होंगे? तो तालव्य व्यंजन क्या होगा? का, चा। तो ये क्या होता है? कंठ, तालु। तो चा वर्ग क्या होगा? ये तालव्य हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु से है। तो यानी जो पूरा चा वर्ग है ये क्या हो जाएगा? ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। चौ, छो, जो, छो, या ये क्या हो जाएंगे? तालव्य हो जाएंगे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो ये होते हैं 4, और ये होते हैं अक्ष, तर्रा, ज्ञ और स्रा। तो ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अक्ष, त्रा, ज्ञ और स्रा। तो ये थे हमारे हिंदी और उत्तराखंड के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।